हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी। तो बच्चों, क्या आपको पता है वर्ण किसे कहते हैं? बच्चों, ये तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते ही आए हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाती है? वर्ण। आइए बच्चों, अब इस पाठ में हम वर्णों के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को सुनकर दूसरे व्यक्ति हमारी बात को समझ लेते हैं। इन ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। प्रत्येक शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बनता है, जैसे विद्यालय, व जमा ई जमा द जमा य जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। गाना, ग जमा आ जमा न जमा आ। इस प्रकार हमने देखा कि विद्यालय शब्द 9 ध्वनियों से मिलकर बना है और गाना शब्द 4 ध्वनियों से मिलकर बना है। वर्ण की परिभाषा। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर वर्ण के बारे में क्या बताया गया है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से जो दूसरा व्यक्ति है वो हमारी बात को समझ जाता है। और इन ध्वनियों का लिखित रूप जो है बच्चों, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? वर्ण। और एक शब्द कई प्रकार की ध्वनियों से मिलकर बना होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक शब्द जो है वो कई प्रकार के वर्णों से मिलकर बना होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपने यहाँ पे देखा विद्यालय। आपने देखा जो विद्यालय शब्द है वो 9 ध्वनियों से या 9 वर्णों से मिलकर बना है। इसी तरीके से फिर आपने देखा गाना। जो गाना शब्द है वो 4 ध्वनियों से मिलकर बना है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर आपने देखी वर्ण की परिभाषा। जैसे कि मैंने आपको पाठ के शुरू में ही बताया था कि वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखिए बच्चों, आप इस व को देखिए। क्या अगर मैं आपको इसके टुकड़े करने के लिए बोलूं तो आप इसके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं बच्चों, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो यही क्या कहलाएगा? वर्ण। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। अगला है वर्णमाला, अल्फाबेट। वर्णमाला शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण जमा माला, जिसका अर्थ है वर्णों की माला। परिभाषा। वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले वर्णमाला पता होना चाहिए। क्या होती है वर्णमाला? जो वर्णमाला शब्द है बच्चों, 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला, और जिसका क्या अर्थ हुआ? वर्णों की माला। लेकिन बच्चों देखिए, अब इसकी परिभाषा कुछ और कहती है। इसकी परिभाषा कहती है कि वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। मतलब इसमें जो वर्ण हैं वो सभी एक व्यवस्थित तरीके से लगे हों। जैसे कि सबसे पहले का आता है तो सबसे पहले का ही लगा होना चाहिए। अब इसके बाद हमने देखे बच्चों वर्णों के प्रकार। जो वर्ण हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो आज हम सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे? हम देखेंगे स्वर के बारे में, जिनको हम वॉवल्स भी कहते हैं। आइए बच्चों, चलिए देखते हैं स्वर। वॉवल्स जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती या जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, शॉर्ट वॉवल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ तथा री। दीर्घ स्वर, लॉन्ग वॉवल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। प्लुप्त स्वर, लॉन्गर वॉवल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं।
इनका चिन्ह डैश है। इसका प्रयोग हिंदी में केवल ओम शब्द में देखने को मिलता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको स्वर पता होना चाहिए किसे कहते हैं। स्वर जो हैं ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी भी वर्ण या व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इसके बाद बच्चों 3 प्रकार के स्वर होते हैं, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हस्व स्वर बच्चों वो होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, और ये कितने हैं? 4 हैं। ये कौन कौन से? अ, ई, उ तथा री। इसके बाद हमने पढ़ा बच्चों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर बच्चों वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हस्व स्वर से दुगना समय लगे, और बच्चों ये गिनती में कितने हैं? 7। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। इसके बाद है बच्चों प्लुप्त स्वर। ये क्या होते हैं प्लुप्त स्वर? तो बच्चों जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है उसे हम बोलते हैं प्लुप्त स्वर। और बच्चों इनका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है? जैसे देखिए, आपको इनका उच्चारण केवल एक ही जगह हिंदी में अक्सर देखने को मिलेगा, जैसे कि ओम, ओम में। चलिए बच्चों आगे देखते हैं स्वरों की मात्राएं। अब बच्चों ये तो आपको पता ही होगा, जितने भी स्वर हैं सभी की कोई ना कोई मात्राएं होती हैं। अब इन मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई स्वर व्यंजन के साथ मिलता है तो उसका स्वरूप बदलकर एक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है। स्वरों के इन चिन्हों को ही मात्राएं कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं, परंतु मात्राएं केवल 10 स्वरों की होती हैं। स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह व्यंजन के साथ ही जुड़ा रहता है। जैसे अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है? जब कोई जो स्वर है वो व्यंजन के साथ मिल जाता है तो उसका जो स्वरूप है वो पूरी तरीके से बदल जाता है, और स्वरों के इन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? मात्राएं। देखिए बच्चों, जब आपने लिखा बड़े आ से आम, तब आपने उसे अलग तरीके से लिखा, लेकिन जब आपने उसकी मात्रा लगाई व्यंजनों के साथ तो आप देखोगे कि उसका स्वरूप बदल गया। तो बच्चों इन्हीं बदले हुए स्वरूपों को हम क्या कहते हैं? मात्राएं। हिंदी भाषा जो है उसमें स्वर कितने हैं? 11, लेकिन बच्चों मात्राएं कितनी हैं? 10। क्योंकि अस्वर, छोटे अ से अनार जिसे हम कहते हैं, वो ऐसा होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। आइए बच्चों अब हम यहाँ पर स्वर, व्यंजन और उनकी मात्राएं देखेंगे। स्वर, मात्रा, मात्रा के साथ व्यंजन, शब्द। चलिए, अ कोई मात्रा नहीं, म जमा अ म, मन। देखिए बच्चों आपको पता है छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती। आगे आइए, आ, मात्रा देखिए कैसे लगी है? माँ, साउंड भी आना चाहिए, और एक शब्द मान। ई, आगे से मात्रा लगेगी मी, मिन। ई, किसी भी व्यंजन के मात्रा पीछे से लगेगी, मी, मीनू। ऊ, देखिए इस तरीके से आगे को घूम के मात्रा लगेगी मुंह, मुझे। अब यहां देखिए बच्चों, ऊ, ये मात्रा इस तरीके से घूम के मुंह, मूछ। री, ये देखिए ये ऋषि की मात्रा है, मृ, मृग। ए, यहाँ पे देखिए बच्चों मात्रा किस तरीके से लगी है? में, मेरा। ए, इसकी मात्रा देखिए बच्चों कैसे लगेगी? मैं, मैना। ओ की मात्रा किस तरीके से लगी है? किसी भी व्यंजन के पीछे डंडा खींच के उसके ऊपर लगेगी। मो, मोहन। ये है औ, इसकी मात्रा बच्चों सेम इसकी तरह लगेगी, बस अब ऊपर 2 मात्राएं लगेगी, मौ, मौन। चलिए बच्चों ये थे स्वर और ये थी इनकी मात्राएं। आगे आइए विशेष देखते हैं। र में उ तथा उ की मात्रा मध्य में लगाते हैं, जैसे रुपया, रूप आदि। देखिए बच्चों जो र व्यंजन है उसमें जो छोटा उ और बड़े उ की मात्रा है वो बाकी व्यंजनों की तरह नहीं लग पाती, तो इसलिए यहाँ पर बीच में लगाते हैं। देखिए जब ये पूरी तरीके से गोल घूमा हुआ हो तो बड़ा उ, और जब ऐसे हो तो ये छोटा उ। चलिए आगे आइए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन कंसोनेंट्स,
जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा रुककर मुंह से बाहर निकलती है। ये 3 प्रकार के होते हैं व्यंजन: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। देखिए बच्चों, क्या बताया गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। और बच्चों, इनका उच्चारण करते समय जो हवा है वो रुककर हमारे मुंह से बाहर निकलती है। और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। चलिए बच्चों, स्पर्श व्यंजन म्यूट्स। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि को स्पर्श करते हुए बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। वर्ग व्यंजन उच्चारण स्थान: क वर्ग क ख ग घ ड़। च वर्ग च छ ज झ या। ट वर्ग ट ठ ड ढ ढ। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। देखिए बच्चों, ये मैंने अभी नहीं पढ़े, ये मैं अभी पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। बच्चों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों, जो हमारे मुंह से जो हवा निकल रही है वो मुख के अलग अलग भागों को जैसे कि कंठ को, तालु को, दंत, मूर्धा, ओष्ठ को स्पर्श करे और उनको स्पर्श करते हुए बाहर आए, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सभी स्पर्श व्यंजन है। देखिए बच्चों, ये इस तरीके से आपको पता है, जब हम इन्हें लिखते हैं तो हर लाइन में 5-5 लेटर आते हैं। तो जो सबसे पहला लेटर है उसी को नाम दे दिए क वर्ग, ऐसी चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब देखिए, जो पूरा क वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। पूरे चा वर्ग का तालु, जिसे तालवे भी कहते हैं। पूरे टा वर्ग का मूर्धा, जिसे मूर्धन्य भी कहते हैं। ता वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ। चलिए बच्चों, आगे आइए। अगला है अंतस्थ व्यंजन सेमी वोवल्स। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है। इनकी संख्या 4 है: य, र, ल, व। देखिए बच्चों, क्या बोला गया है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो पूरी तरीके से मुख के किसी भाग को ना छुए उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और बच्चों, कौन कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन? कितने अंतस्थ व्यंजन हैं? टोटल हमारे पास 4 अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन से? य, र, ल, व। चलिए बच्चों, आगे आइए। अगला है ऊष्म व्यंजन सिबिलेंट्स। अब ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, आइए देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है: श, श, स, हा। अन्य व्यंजन ये 2 हैं: ड़, ढ। चलिए बच्चों, ऊष्म व्यंजन क्या बोला गया है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो है वो रगड़ खाने के कारण हमारे मुंह से गर्म हवा निकले, ऊष्म हवा। ऊष्म का मतलब होता है बच्चों गर्म। तो बच्चों, ऐसे व्यंजनों को हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और जो ऊष्म व्यंजन है ये भी गिनती में कितने हैं? 4। तीनों तरह के श और ह। इसके बाद 2 अन्य व्यंजन देखे हमने, ड़ और ढ। आइए बच्चों, अब हम देखेंगे अयोग वाह आफ्टर साउंड्स। चलिए, तो देखिए बच्चे, अयोग वाह क्या होते हैं? अयोग वाह चलिए पढ़ते हैं। अयोग वाह ऐसे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ होता है। अ, आत और अ तीनों अयोगवाह हैं। देखिए बच्चों, अयोगवाह क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर होते और ना ही व्यंजन। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ होता है। एक तो देखिए अंकी बिंदी वाला अ, चंद्र बिंदु वाला अ और अ, तीनों के तीनों ही ये क्या हैं?
अयोगवाह। आगे आइए बच्चों, अब इन अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है अनुस्वार, नेजल। देखिए बच्चों, अनुस्वार का मतलब है किसी भी शब्द, किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी। चलिए, जिन वर्णों का उच्चारण नाक की सहायता से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जिसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे गंगा, हंस, संतरा, शंकर आदि। अनुनासिक, सेमी नेजल। जिन वर्ण का उच्चारण नाक और मुख के माध्यम से किया जाता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसके लिए शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाते हैं, जैसे चांद, आंख, अंगूठी आदि। विसर्ग, वाइजरी। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के आगे किया जाता है, जैसे अतः, स्वतः, प्रातः आदि। तो देखो बच्चों क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले आपको अयोगवाह बताया, उसके बाद 3 हमारे पास अयोगवाह हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार का मतलब होता है बच्चों, अनुस्वार की मात्रा कैसी होती है, किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में से लगाया जाता है। और किसे कहते हैं अनुस्वार, जिन वर्णों का उच्चारण नाक की सहायता से हो। जैसे बच्चों बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, कंबल, पतंग, संतरा, गंगा, ठीक है, डंडा। आगे आइए, अगला है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु वाले शब्द। बच्चों इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, ठीक है। और इस मात्रा को कैसे दर्शाया जाता है, किसी भी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर। चलिए, इसके बाद था विसर्ग। देखिए भाई, विसर्ग को सबसे पहली बात लगाया कैसे जाता है, किसी भी व्यंजन के बाद 2 डॉट के रूप में। और इसका साउंड कैसा आता है बच्चों, ह का साउंड आता है। देखिए जैसे अतः, स्वतः, प्रातः आदि। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, ज्वाइंट कंसोनेंट्स। क्या होते हैं बच्चों ज्वाइंट कंसोनेंट्स, आइए देखते हैं। जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से बने, जैसे कि क जमा श, क्या बना, श। क्षत्रिय वाला श यहाँ पे लिखा भी है, क्षत्रिय। त जमा र, क्या बना, त्र। और एक शब्द भी लिखा है, त्रिशूल। ज जमा इया, क्या बना, ज्ञा। और शब्द क्या लिखा है, ज्ञानी। श जमा र, क्या बना, श्र। श्री, श्रमिक, श्रोता, काफी सारे शब्द इसमें हो सकते हैं। तो बच्चों समझ में आया होगा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से बने। और हमारे पास टोटल कितने संयुक्त व्यंजन हैं, 4। चलिए बच्चों आइए, अगला है द्वित्व व्यंजन, डबल लेटर कंसोनेंट्स। जब किसी स्वर रहित व्यंजन का उसी स्वर युक्त व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से उच्चारण किया जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों क्या बताया गया है, जब एक ही व्यंजन बार बार रिपीट हो, एक बार आधा और एक बार पूरा। अब जब वो आधा है तो इसका मतलब वो स्वर से रहित है, और जो पूरा है वो स्वर के साथ है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है क जमा क, बेटा जिनके भी नीचे हलंत लगा होता है वो आधे होते हैं या फिर स्वर रहित होते हैं। देखिए तो ये क्या बना, कक। इसके 2 शब्द देखिए, धक्का और मक्का। ट जमा ट, ये इसका मतलब ये आधा है, क्या बना, टट, मिट्टी, चट्टान। त जमा त, तत, कुत्ता, पत्ता। ल जमा ल, लल, दिल्ली, बिल्ली। इस तरीके से बच्चों इन्हें कहते हैं द्वित्व व्यंजन। नेक्स्ट आगे आइए, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। अब देखिए बच्चों, अभी आपने जो व्यंजनों के प्रकार पढ़े थे वो आपने कितने पढ़े थे व्यंजनों के प्रकार, आपने यहाँ पे 3 प्रकार के व्यंजन पढ़े थे। अब बच्चों हम उच्चारण के आधार पर भी व्यंजनों के प्रकार पढ़ेंगे। चलिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। चलिए देखते हैं क्या है ये अल्पप्राण और महाप्राण। सबसे पहला है अल्पप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की जरूरत होती है अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ग, ड, च, ज, या, ट, ड़, ड़, ट, ड, ड़।
त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। तो बच्चों ये सारे के सारे ही क्या थे? अल्प प्राण व्यंजन। अगला है महाप्राण व्यंजन। चलिए देखते हैं महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में प्रयोग होती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है महाप्राण, जिसमें ज्यादा सांस की जरूरत हमें पड़ रही है। कौन कौन से हैं ये? ख, घ, छ, झ, ठ, ड़, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, ह। तो बच्चों ये क्या थे? महाप्राण। तो बच्चों आप सभी को समझ आया होगा ये पाठ। आइए अब इसका हम थोड़ा सा अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास करें। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट बताऊंगी, बाकी के आप खुद से करेंगे। तो चलिए क्या लिखेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या लिखेंगे? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए बच्चों आगे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए। ख, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बनता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? सही। आइए बच्चों आगे आइए। ग, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वर्ण के प्रकार हैं। तो बच्चों वर्ण कितने प्रकार के हैं आपको बताया था? वर्ण है बच्चों आपके 2, स्वर और व्यंजन। चलिए बच्चों आगे आइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें से किया है ये। चलिए अगला है, निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अनुस्वार का मतलब बच्चों बिंदु और अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? हिदी। तो हिदी नहीं होगा, हिंदी होगा। यहाँ पर आपको देखेंगे आप, हा के ऊपर बिंदु आ जाएगा जिसे हम बोल रहे हैं अनुस्वार। आगे आइए बच्चों। च, निम्नलिखित वर्णों का उच्चारण स्थान लिखिए। आपको पढ़ाया था कि सभी वर्ण अलग अलग जगह से निकलते हैं, जितने भी व्यंजन हैं। तो पहला देखिए क, ख, ग, घ, ड़। तो यहाँ पे आएगा कंठ्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। छ, निम्नलिखित के 4 उदाहरण दीजिए। तो बच्चों अनुस्वार का मतलब क्या होता है? अनुस्वार का मतलब बिंदी वाले शब्द। तो बताइए क्या क्या लिखेंगे? संतरा, डंडा, कंघा, पतंग, बंदर। बहुत सारे शब्द हैं बच्चों जो आप इसमें लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अनुनासिक के, यहाँ पे विसर्ग के और यहाँ पे द्वित व्यंजन के। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। क्रियात्मक गतिविधि दी गई है एक एक्टिविटी आपके लिए। देखिए क्या है एक्टिविटी। नीचे दी गई वर्ग पहेली से ह्रस्व, दीर्घ व प्लुत स्वर छाट कर लिखिए। तो बच्चों देखिए आपको इनमें से ह्रस्व स्वर यहाँ लिखने हैं छाट के, दीर्घ स्वर यहाँ और प्लुत स्वर यहाँ। तो चलिए बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।